The topic is all about engineering service exam and IES एग्ज़ाम। सबसे पहले ध्यान रखें कि मैं एक IES ऑफिसर हूँ और IES में टॉप रैंक किया था, उसके बाद रेलवे में गया था। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस से हट गया। उसके बाद रेलवे का हाल बहुत ख़राब हुआ। अभी फिर वो रेलवे में बातचीत चल रहा है कि रेलवे को वापस इंजीनियरिंग सर्विस में लाया जाए। तो अल्टीमेटली एक कैबिनेट का डिसीजन होगा। इसके बाद कैबिनेट अगर अप्रूवल अभी किया है, कैबिनेट अप्रूवल का ही अभी वेटिंग है। तो कैबिनेट से अप्रूव हुआ था कि नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस से नहीं लिया जाएगा, इसको सिविल सर्विस से लिया जाएगा IES ऑफिसर। एंड दैट वाज नॉट ए गुड डिसीजन ऑब्वियसली, बट नाउ दे आर थिंकिंग अगेन कि नहीं, वो इंजीनियरिंग सर्विस से होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में जो काम होता है उसमें टेक्नो मैनेजरल होता है। तो इंजीनियर अगर होंगे और इंजीनियरिंग जो सर्विस एग्जाम होता है उसको जो क्वालिफाई करता है उसके लिए टेक्निकल नॉलेज उसका बहुत अच्छा चाहिए होता है। इसलिए अगर IES में रेलवे रहता है तो दुनिया का सबसे बेस्ट जो इंजीनियरिंग के लिए जॉब होता है वो होता है इंडियन रेलवे। एंड जो पोस्ट हमें मिलता है, जिस पोस्ट में मैं था एंड मेरा जो बैचमेट्स है दे आर ऑलरेडी इन दैट पोस्ट, तो वो सारे पोस्ट में अगर हम जाएंगे, आप जाएंगे कभी भी अभी अगर मिलने, तो आपको पता चल जाएगा कि समथिंग डिफरेंट। मतलब ऐसे होता है कि हमने कुछ तो किया है, मतलब ऐसे लगेगा कि आप जो है, आपका जो पोस्ट है, आपका जो ऑरा है, आपका जो है, जैसे मैंने खुद IES ऑफिसर हूँ, मैंने जब IES मैंने छोड़ दिया, मैंने अभी कोचिंग करा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब हम कहीं पे घूमते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं होता है कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो अदर देन दिस, अगर आपने UPSC क्वालिफाई नहीं किया और UPSC क्वालिफाई किया, उसमें ज़मीन आसमान डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब आपका जो सोशल रेपुटेशन हो, चाहे आपका मतलब जो बाहर जो कहीं भी आप जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो वहाँ पे आपका एक IES ऑफिसर होने से आपको क्या होता है कि एक अलग ही लेवल मिलता है। हाँ, सिविल सर्विस से अगर IES का कंपेयर करोगे, इसमें बहुत ही लो पावर है। सिविल सर्विस में भी अगर आपने सिविल सर्विस का IAS एंड IPS ये सब नहीं बना है तो उतना ज़्यादा उसमें भी पावर नहीं है। बट जैसे इंजीनियरिंग सर्विस है, इसमें भी अगर आप देखेंगे कि हम रेलवे में जाते हैं, तो रेलवे में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एंड अदर देन दी CPWD ये भी ठीक है, अच्छा है। MES जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है, उसमें उतना ज़्यादा रुतबा नहीं रहता है, बट ये जो सारे फैसिलिटीज़ उसमें मिलता रहता है एंड ख़राब भी नहीं है कंपेयर टू दिस। एंड ऑब्वियसली आप एज आर्मी एंड मिलिट्री के अंडर में हो तो उसके कारण आपका जो है जो वैल्यूज़ है वो बहुत अच्छा होता है। एंड आपके लिए बंगलो मिलता है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है MES में, तो वो इलेक्ट्रिकल से गया था, मेरा ही बैचमेट है, तो अब उसको जो है बड़ा सा एक बंगलो मिल जाता है। उसके बाद उसके चारों तरफ में मतलब खेत है, चारों तरफ में गार्डन है, गार्डन के लिए लोग रहता है, उसके बाद उसमें मोर आके बैठ रहा है, तो ये एक अलग ही टाइप का चीज़ होता है। तो आप अगर देखोगे कि फैमिली लाइफ, आपका जो सोशल रेपुटेशन, ये सब के लिए अगर देखा जाए, रेलवे होगा, MES हो गया, CPWD होगा, दे आर वेरी गुड। एंड उसके बाद आता है पावर इंजीनियरिंग सर्विस, ये सब जो सर्विस आता है उसमें उतना ज़्यादा रुतबा नहीं। हाँ, आप डेप्यूटी डायरेक्टर पहले ही बनोगे, ठीक है, लेकिन उसका पोस्ट का जो नाम है और पोस्ट के साथ जो फैसिलिटीज़ है, वो लोग इसलिए दुखी रहता है कि भाई IES वाले जो रेलवे में गया उसको ये मिल रहा है, जो MES में गया वो मिल रहा है, जो CPWD में इसको ये मिल रहा है, बट हमें कम मिल रहा है, तो उसके कारण थोड़ा दुखी रहता है। एंड जैसे अगर लोएस्ट ग्रेड में भी जाओगे तो उसमें होता है सेंट्रल, जैसे ऑर्डिनेंस सर्विसेज होता है। ऑर्डिनेंस सर्विस अभी कम हो गया। अभी अगर देखेंगे हमारा जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर BRO में भी है, मेरा एक फ्रेंड था जो अभी रेलवे में है, उसने BRO में नौकरी किया था, करने के बाद वो बोला कि मैं तो बहुत खुश था। अब ये डिपेंड करता है कि बंदा जैसे गया, जैसे BRO में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में गया, उसको मान लो शिमला नहीं तो उस तरफ मनाली पार करके उधर में पोस्टिंग कर दिया। अब बंदा दुखी हो रहा है कि मेरा रिमोट पोस्टिंग हो गया। अब इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। ऑल इंडिया बेसिस सर्विस करने जाओगे तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, बट जो फैसिलिटीज़ आपको मिलता है उस लोकेशन में जितना लोग रहता है
उससे ज़्यादा फैसिलिटीज आपको मिलता है। तो इसलिए आईएएस बहुत ही अच्छा एक मतलब ये था। लेकिन जब से मैकेनिकल में स्पेशली जैसे सिविल इंजीनियरिंग में उसका बहुत अच्छा रुतबा है, क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग में बाकी भी जो पोस्ट होता है रेलवे छोड़ के उसमें भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियर का हम बोलेंगे कि मैकेनिकल का मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि रेलवे छोड़ के बाकी सारे में कम फैसिलिटीज़ होता है, उसके लिए आप जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो प्रेफर नहीं कर रहा था अभी। बट मेरे हिसाब से 2025 में एंड इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें 2025 में ही मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार रेलवे रिक्रूट करेगा। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट करेगा। तो रेलवे जब रिक्रूटमेंट करेगा तो मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये जो बीच में 4-5 साल का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो वो जो पोस्ट खाली है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा वैकेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकता है। RRBJ में भी आपने देखा अभी फिर नोटिफिकेशन आया कि नहीं, पहले तो हमारा जितना सीट था उससे ज़्यादा हमारा वैकेंसी है। तो ऐसे ही रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस में भी होगा। तो इसके कारण आप जो है सोच सकते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विस जो उसका ग्लोरी कम हो गया था ड्यू टू दिस रेलवे रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, रेलवे से रेलवे रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा था, अगर ये आ गया तो इसके लिए इसका रुतबा बढ़ जाएगा। एंड ये जो चीज़ है ये 2025-2026 होने वाला है। अब ये देखना पड़ेगा कि कब होने वाला है, कब अप्रूवल आने वाला है, उसके बाद क्या है। तो मतलब क्या है कि इसके भी बारे में हम सोच सकते हैं अभी। तो ऐसा है कि जो भी बंदा गेट में प्रिपरेशन करता है, गेट का प्रिपरेशन करता है, गेट एग्जाम का, हम उसको सजेस्ट करते हैं कि गेट में कुछ अच्छा करो, उसके बाद आईएएस के बारे में सोचो। अगर कोई बंदा ऐसे चाहता है कि नहीं मुझे गेट एंड आईएएस दोनों साथ साथ करना है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा सेकेंड ईयर से आपको कॉलेज में लगना चाहिए। दैट इज अगर आपको 4th ईयर में कि एटलीस्ट 1 ईयर ड्रॉप देके अगर आपको आईएएस बनना है, आपको गेट में अच्छा करना है, तो आपको सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। अगर आपने 4th ईयर में जाकर शुरू कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा गेट पहले आप दे एंड उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे। अब सवाल है कि सर जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है इसमें क्या ऐसा जलवा है जिसके कारण जैसे आप लोग घूमते रहते हैं, हम आईएएस ऑफिसर बोल के घूमता रहता है, तो हमारा थोड़ा मतलब जैसे जब से हम आईएएस नहीं थे तब का और उसके बाद का जो चेंजेस हैं, जो बंदा आईएएस नहीं बन रहा था, जैसे हमारा स्टूडेंट ही होता है, उसका जब तक को आईएएस का रिजल्ट नहीं आता है उसका बात करने का ढंग, उसका चलने का ढंग अलग रहता है, और जैसे आईएएस बन जाता है उसके बाद अलग ही हो जाता है। तो ये एक ऑरा है, ये एक ऐसा चीज़ है कि अचीव करना, ठीक है, आप बाद में नौकरी करो ना करो, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं जो कर रहा हूँ उससे कई गुना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर नौकरी करो चाहे अपनी नौकरी ना करो फिर भी आईएएस तो आईएएस होता है। ये वंस इज आईएएस ऑफिसर देन आईएएस ऑफिसर, इसलिए आपका लाइफ लॉन्ग उसका जो बेनिफिट है वो आपको बहुत सारे जगह में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आईएएस ऑफिसर एंड यूपीएससी, जैसे मुझे पहले मैं खुद ही जब तैयारी कर रहा था, मुझे मेरा भैया ने बताया था कि जो यूपीएससी निकालना ना, मतलब वंस यूपीएससी का कोई भी एग्जाम आपने निकाल लेते हो तो उसका मतलब अलग ही ऑरा रहता है। तो ये यूपीएससी का टॉप मोस्ट जो होता है हमारा सिविल सर्विस है, एंड दूसरा में आता है इंजीनियरिंग सर्विस। तो जो इंजीनियरिंग सर्विस होता है कि इसका जो रुतबा है, इसका जो जलवा है वो बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए सारे बच्चे प्रेफर करता है कि ये वाला एग्ज़ाम दे। एंड एग्ज़ाम कैसे दे, उसका प्रिपरेशन कैसे करे, जबकि मैंने बोला हूँ ये कंप्लीट गाइडेंस रहेगा, तो कंप्लीट गाइडेंस रहेगा। तो इसके लिए मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है एग्ज़ाम, थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लिया जाए सो दैट आपको पता चले कि कैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जब भी हम मैकेनिकल का बात करें एंड बाकी जो ब्रांच है, मेरा जो जनरल स्टूडेंट मैकेनिकल का ही ज़्यादा देखता रहता है, कि ये आप देख सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं ये कम है। बोलो सर ऐसे कम क्यों है? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल का इसका सारे देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज है। तो ये जो कम सर्विसेज है वो हर साल वेरी करता है, एवरी ईयर वेरी करता है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं होता है कि आपने 2025 को टारगेट कर रहे हो, आप 2025 में ही अच्छा क्वालिफाई कर पाओगे। यूपीएससी ऐसा नहीं होता है भाई कि आए और एग्जाम दिए और फोड़ के चले गए। ऐसा होता है, 1-2 बच्चे के साथ होता है। अगर 1% ऐसे है तो हम ऐसे नहीं बात करेंगे। 99% के साथ ये होता है कि आपको प्रिपरेशन शुरू करना है, एंड प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तीनों स्टेज हैं।
एंड वो तीनों स्टेज मिला के जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ फिर प्रीलिम से शुरू करना पड़ेगा, मतलब आपको फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने एक बार प्रीलिम निकाला, मेंस में नहीं हुआ तो दोबारा प्रीलिम्स के लिए ऐसे ही निकाल दूंगा, बस फेल उसी में हो जाता है। तो यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो हमारा सिविल अभी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं ऐसे ही निकल के आ जाऊँगा। भाई ये कंपटीशन ऐसे ना सोचे, एक एक मार्क्स के लिए यहाँ पे फाइट होता है, 1 मार्क्स लास्ट में। और मार्क्स कितना है ना, आपका 3 एग्जाम मिला के मार्क्स हो रहा है। प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, मेंस एग्जाम हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। अब उसमें किसी में भी अगर आपका लक ठीक से फेवर नहीं किया, किसी में भी अगर आपने ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फाइनल अच्छा रैंक में नहीं आएगा। तीनों अच्छा होना चाहिए, और तीनों अच्छा होना चाहिए उसके लिए कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 5 साल भी लगता है। तो इसलिए ऐसे नहीं बोलूँगा कि आओ और निकाल लो यूपीएससी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए जो प्रैक्टिकली जो होता है मैं उसका ही बात करूँगा कि पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में मान लो आपका लास्ट में रैंक आ गया। अब जिस साल आपका रैंक आया उस साल अच्छा वैकेंसी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी होता है। आपने जिस साल निकाला जो आपका रैंक आया है वो उस साल अच्छा वैकेंसी नहीं है, अब आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। तो ये सब सारे मैटर करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी ऑल्सो एंड आपका रैंक, उसके साथ जो बच्चे कॉम्पीट कर रहा है, जितना स्टूडेंट कॉम्पीट कर रहा है वो कितना है। तो अभी कंपटीशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का भी सरकारी नौकरी मिल चुका है, मैकेनिकल स्पेशली। इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे अभी मैकेनिकल प्रेफर नहीं कर रहा था ड्यू टू दिस कंप्यूटर का बूम था। अब कंप्यूटर में एआई आ गया, एआई आने के बाद सारे उधर में जैसे ही दिक्कत हो गया, ठीक है, नौकरी मिलना बंद हो गया, नहीं तो ऐसे मिल रहा है कि करने लायक नहीं है, उसके चक्कर में फिर मैकेनिकल आ रहा है। तो ये जो चीज़ है कि ये आपका कभी कंपटीशन बढ़ता है, कभी कंपटीशन घटता है। अभी जैसे कम कंपटीशन है, अभी इंजीनियरिंग सर्विस का भी देखोगे कंपटीशन बहुत ही कम है। इसके कारण आप कंपटीशन कम है, कम मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही ईजी है, ईजी तो बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम निकलना आपका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से निकालना पड़ेगा, ईजी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको जो फॉर्म फिलअप होता है, पहले आपका यूपीएससी नोटिफिकेशन देगा, नोटिफिकेशन अभी आ गया, और उसके बाद आपको आएगा कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद एक एग्जाम देना है, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, ठीक है। आप प्रिलिमिनरी एग्जाम जैसे हो जाएगा, ये आपका ओआरएस सीट में होता है, एंड उसके बाद आपका जाना पड़ता है कि मेंस एग्जाम के लिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। एंड प्रिलिमिनरी एग्जाम जैसे हो जाता है, हम लोग बता देता है कि इतना मार्क्स है, तो उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है कि मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अब आपको जो मैं बात कर रहा था कि जो सर्विसेज होता है उसमें कुछ कुछ ऐसे चीज़ लिखा होगा कि आपका फंक्शन, क्लैरिफिकेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट, ये सब सारे लिखा होगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं जो जितना भी डिपार्टमेंट होता है उसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका सारे का कैटेगरी में लिखा हुआ है। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल में जनरली ये सारे कैटेगरी रहता है। सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज रहता है। सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग मतलब होता है दैट इज CWC, बेसिकली सेंट्रल वाटर कमीशन। इन लोगों का काम होता है पूरा देश का हाइड्रोग्राफ तैयार करना। इसमें जनरली सिविल का ज़्यादा काम होता है। एंड हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है कहाँ पे कितना बारिश होता है, कौन सा रिवर में कितना वाटर फ्लो होता है, कौन सा दिन में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, सब कुछ मेजरमेंट किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, सब कुछ डेटा एंट्री किया जाता है। एंड इवन इफ 100 ईयर्स का कहाँ पे कितना फ्लड हुआ था, कितना फ्लड लेवल हुआ था, कितना फ्लड लेवल कौन सा ईयर में आया था, ये सब सारे का डेटा एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा को यूज़ किया जाता है। डेटा बहुत ज़्यादा डेटाबेस यहाँ पे बनता है, एंड ये सारे जो है काम करते हैं। एंड इसका जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, हमारा दिल्ली में ही है। एंड बाकी जो छोटे छोटे शहर है उसमें भी ऑफिस रहता है। इन लोगों को जाना पड़ता है साइट में, क्योंकि अगर आपको पानी चेक करना है कि सतलुज रिवर में कितना पानी आ रहा है तो उसके लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ये अच्छा जॉब है। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस होता है, जैसे आपका देश में बहुत सारे पावर प्लांट रहता है, देश में पावर ग्रिड है, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इन लोगों का जो रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस होता है। ये आपका बेसिकली रहता है। इन दोनों ऑफिस सेम साथ साथ ही है, दोनों ऑफिस यहाँ पे साथ साथ है। दिल्ली में मेनली ऑफिस है, कलकत्ता में भी है, हैदराबाद में, बट बहुत ही कम है वहाँ पे पोस्टिंग। मेनली पोस्टिंग यहाँ पे दिल्ली में ही रहता है। तो दे बिकम वेरी हैप्पी कि हमारा पोस्टिंग दिल्ली में रहता है।
इंडियन नावल आर्मामेंट सर्विसेज। तो जो नावल आर्मामेंट नेवी है, इंडियन नेवी में क्या होता है कि आप जैसे नेवी में चले जाओगे तो आपको कभी वाईजैग में, कभी दिल्ली में, कभी इधर उधर पोस्टिंग करता रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग थोड़ा सा दुखी रहता है। नावल आर्मामेंट हो, नावल मटेरियल हो, उसमें थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता है। जियोलॉजिस्ट जो है, जियोलॉजिस्ट अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे में जाओगे तो इसमें सारे जगह में पोस्टिंग होता रहता है, बट देश में बहुत सारे लोकेशन में होता है। इसलिए इंडियन डिफेंस सर्विसेज जो आप मैं बता रहा था कि दैट इज MES, दैट इज IDAC बोलते हैं इसको, दैट इज MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इसमें इंजीनियरिंग सर्विस में क्या होगा कि मैकेनिकल जो इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस है, एंड इवन इफ जो हमारा जो सोसाइटी होता है जहाँ पे ये बनाया जाता है, कॉलोनी बनाया जाता है, उसका मेंटेनेंस है, वो सारे ये लोगों को करना पड़ता है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रुप है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये सब जो सारे होता है, दैट इज एक्चुअली बॉर्डर रोड जो BRO है, BRO में पोस्टिंग होगा तो आपका बड़े पोस्ट है एंड पावर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोस्टिंग प्लेस उसमें अच्छा नहीं होता है। पोस्टिंग प्लेस आपको रिमोट प्लेस में मिलेगा। एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस जो दैट इज द बेसिकली CPWD। तो CPWD में जैसे सिविल का होता है सारे काम, इसका मैकेनिकल का हमारा काम उसमें कम है, बट यस उसमें लगता है। इंडियन स्किल डेवलपमेंट में अभी नया आया है, स्किल डेवलपमेंट एंड अदर जो सर्विसेज है, इससे ये भी अच्छा है। अभी ये पोस्टिंग अच्छा प्लेसेस में रहता है एंड आपको पावर भी अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं कि पावर भी नहीं मिलेगा, उसमें पावर भी अच्छा मिलता है, इसलिए बच्चे खुश रहता है उसमें जाके। आप सबसे ध्यान रखें कि मेडिकल एग्जाम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपका मेडिकल आपने फिट नहीं है, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। OET आपका क्या होना चाहिए, ISAT आपका 6/6 होना चाहिए, स्पेक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका जो लेजर सर्जरी है 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, सब सारे इसका क्राइटेरिया है। तो मेडिकल क्राइटेरिया बेसिकली सिविल सर्विस का जैसा है, इसका भी सेम है। तो इसके कारण आपको मेडिकल क्राइटेरिया वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा। मेडिकल में अगर आपका दिक्कत है तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमने जो स्टेज का बात कर रहे थे, टोटल हमारा जो एग्जाम होगा ये 3 स्टेज में, ठीक है, 3 स्टेज में एग्जाम होगा। तो सबसे पहला स्टेज है कि दैट इज प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होगा वो होगा 200 मार्क्स का, एक नॉन टेक पेपर आता है, 300 मार्क्स का आता है टेक्निकल पेपर। जैसा आप मैकेनिकल का हो तो मैकेनिकल का आपको 300 मार्क्स का एक पेपर देना पड़ेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, एंड 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका 200 मार्क्स का एक पेपर देना होगा, एंड दैट इज ये जो पेपर है 200 मार्क्स का, इसमें मैथमेटिक्स भी है, इसमें एप्टीट्यूड भी है, इसमें आपका इन एथिक्स भी है, इसमें आपका जनरल स्टडीज भी है, इसमें आपका दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। ये सारे मिला के एक पेपर बनता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये जो चीज़ है, ये जो बेसिक इंजीनियरिंग है वो मिला के आता है 200 मार्क्स। ये मेंस में नहीं रहेगा, इसे प्रीलिम्स में 200 मार्क्स कराता है। इसमें आपका कभी कभी लोग क्वालिफाइंग सेट कर देता है 25, पर 25 में आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है, 25%, 25 नहीं 25%। तो इसमें ध्यान रखिए कि ये जो 200 मार्क्स है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 सब्जेक्ट एटलीस्ट पढ़ना पड़ता है, एंड इसमें उतना ज़्यादा मटेरियल डेवलप नहीं है। इसके कारण ये वाला पार्ट में बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो फिर आपने क्यों बोला था, मैंने क्यों बोला था कि गेट पहले दो। अगर आप गेट एग्जाम दिए हो तो ये जो मैकेनिकल का 300 मार्क्स है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एटलीस्ट 70% सिलेबस आपने गेट में कवर किया। गेट का जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग सर्विस से कम है। अब 70% सिलेबस में अगर आपको होल्ड आ गया, अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो आप जो है ये जो 30% उसका एक्स्ट्रा है एंड 70% रिवीजन करते रहो, फिर आप ये जो 200 मार्क्स है उसमें अच्छा फोकस कर सकते हो। अब ध्यान से सोचिए कि भाई तुम पहले एकदम मैकेनिकल का 15 सब्जेक्ट है वो भी पढ़ लूँगा और इसका 10 सब्जेक्ट है वो भी पढ़ लूँगा, क्या तुम्हारे पास क्या एक दिन 48 आवर्स में होगा? तो बात को समझे, इसलिए मैंने बोला था सेकेंड ईयर से शुरू करो, थर्ड ईयर से शुरू करो, सो दैट आपके पास ये सब जो पार्ट है इसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट वास्टनेस बहुत है। अब ये वास्टनेस के चक्कर में बंदा अगर सारे इकट्ठा लेके मतलब पढ़ना शुरू करे तो फिर आपका दिक्कत हो जाता है, फिर इतना फिर परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब एक ही तरीका है कि हम अगर गेट में फोकस करें तो हमारा ये वाला पार्ट बहुत अच्छा से हो जाता है, एंड उसके बाद ये इसके लिए फोकस करें तो वो बंदा जनरली सक्सेस लेके आता है। तो इंजीनियरिंग सर्विस का देता है, कुछ लोग सिविल सर्विस देता रहता है, वो डिपेंड करता है कि बंदे का किस फील्ड में जाने का ज़्यादा इच्छा है,
जो टेक्निकल फील्ड वाले बच्चे हैं उसको इंजीनियर सर्विस देना चाहिए, जो टेक्निकल में उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं है वो सिविल सर्विस में जाए, ये ठीक है। बट ये जो 200 मार्क्स है वो इतना आसान से नहीं मिलने वाला है और इतना ईजी नहीं है, उसके लिए आपको सफिशिएंट मेहनत करना पड़ेगा। ये टू और ये मेंस में नहीं है, मेंस में आपका सिर्फ मैकेनिकल रहेगा, मेंस में कोई इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ होगा नहीं। तो ये 500 मार्क्स पहले एग्जाम होगा एंड इस एग्जाम में जो क्वालिफाई करेंगे, जनरली 15 टाइम स्टूडेंट को बुला रहता है, 15 टाइम, जैसे 100 सीट है तो 1500 स्टूडेंट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे और वो एग्जाम हमारा जनरली यूपीएससी में होता है, कभी कभी आसपास में हो सकता है, बट यूपीएससी में जनरली वो मेंस एग्जाम होगा। आप जो मेंस एग्जाम है उसमें जाके दिखाई दे रहा है कि भाई तुमको 300 मार्क्स का 2 पेपर देना पड़ेगा, 300 मार्क्स का 2 पेपर, 300 मार्क्स का 2 पेपर मतलब 600 टोटल आ जाएगा। इसमें 100% डिस्क्रिप्टिव रहता है। आप प्रीलिम्स तो आपने ऐसे ही मतलब टीक मार मार के क्वालिफाई कर सकते हो, बट मेंस नहीं। मेंस एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है, आपको पेन एंड पेपर में आपको दम होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, आपका कॉपी देख के एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि खराब लगता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे घटिया तरीके से लिखता है, ऐसे घटिया हैंड राइटिंग है कि एग्जामिनर देखते उसका नेगेटिव मार्किंग कर देता है। ठीक है, ये हैंड राइटिंग के हिसाब से अगर एग्जामिनर को पढ़ने में तकलीफ हुआ माइनस भी कर सकता है। ठीक है, आप पार्ट मार्किंग थोड़ा उसमें है, पार्ट मार्किंग होता है, बट अगर गलती हो गया तो जनरली मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है पार्ट मार्किंग का 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपका गलती हो गया तो आपको 2 मार्क्स दे देंगे, तो ऐसे टाइप का होता है। तो इसलिए आपको मेंस के लिए जो 300 मार्क्स है उसमें जम के लिख लिख के प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो जो बंदा बचपन से बहुत अच्छा से राइटिंग स्किल लेके आता है उसके लिए मेंस एग्जाम बहुत ईजी होता है। किसी का यूनिट लिखने का आदत नहीं है, किसी का, ये सब बात करूंगा मैंने, किसी का यूनिट लगने का आदत नहीं है, किसी का यूनिट का गलती होता रहता है, मतलब ये सब जो चीज़ है आपको मार्क्स काटने के लिए, हैंड राइटिंग ठीक नहीं है उसके लिए मार्क्स काट जाएगा। तो इसलिए ये जो 600 मार्क्स हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, क्योंकि 500 आपका था, 600 मेन पार्ट इसी का है। और ऑब्वियसली आपका टेक्निकल में नॉलेज होगा तभी ना आप इंजीनियरिंग सर्विस देने जा रहे हो। तो इसलिए ये जो 600 मार्क्स है इसमें ज़्यादा फोकस हमें करना पड़ता है एंड उसके लिए फ्रॉम द डे 1 आप लिख के प्रैक्टिस करें। और जो लास्ट में प्रीलिम्स का जैसे एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम से मेंस के बीच वाला जो टाइम होता है पेन आपका चलते रहना चाहिए पूरा, मतलब वो एक मतलब पेपर लिखते रहे भरते रहे, लिखते रहे भरते रहे, ये सब करते रहेंगे तब जाके मेंस निकालना इजी होगा। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है 200 मार्क्स का। पर्सनल का मतलब होता है कि आपको 50% पर्सनल इंटरव्यू होता है जैसे सिविल सर्विस का है एंड 50% हमारा टेक्निकल है। तो सिविल सर्विस में 100% नॉन टेक होता है, यहाँ पे हमारा 50% टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल मतलब आपको सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड रिलेशन पूछा जाएगा, आपको कभी फॉर्मूला भी पूछता है, कभी आपको उसका डेरिवेशन पूछता है, कभी जो मेन उसका फोकस रहता है एप्लीकेशन, मेनली फोकस रहता है एप्लीकेशन कैसा होता है। तो इसलिए एप्लीकेशन मेनली आपका रहेगा इसमें। और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें सिविल सर्विस का जो चेयरमैन होंगे वो सिविल सर्विस का होंगे, तो उन्होंने आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, आप यूपीएससी दे के आपने ऑल इंडिया बेसिस जॉब करने जा रहे हो तो उसके लिए आप कितना कैपेबल हो, इसलिए कितना वर्साटाइल हो, उसके हिसाब से वो जज करता है। एंड ये भी ध्यान रखिए कि वो जो चेयरमैन होंगे वो सिविल सर्विस का ही है। ठीक है, उन्होंने सिविल सर्वेंट होता है जनरली एंड 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, वही लोगों को बुलाया जाता है उस इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने चेक करेंगे आपका पर्सनालिटी एंड बाकी टेक्निकल टीम रहेंगे, टेक्निकल टीम चेक करेंगे आपका टेक्निकल नॉलेज। तो इंटरव्यू हो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हमेशा हम गाइड करते रहता है, लेकिन उसके लिए आपको गाइडेंस में आना पड़ेगा, गाइड लेना पड़ेगा, तब जाके होता रहता है। ठीक है, गाइडेंस लेना पड़ेगा। अब आता है पूरा खेल। पूरा खेल है कि आप देख सकता है कि जो पेपर 1 है, चाहे सिविल हो मैकेनिकल हो, सबका सेम टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बोला सर हम मैकेनिकल है, मैकेनिकल दिखाइए। तो आप देखिए कि पेपर 1 जो जनरल स्टडीज का होगा, एप्टीट्यूड होगा, वो वाला जो पेपर है 2 आवर्स में 200 मार्क्स होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 आवर्स में करना है। मैकेनिकल का 300 मार्क्स आएगा, 3 आवर्स में करना है, बट 150 क्वेश्चन है।
तब समझ जा रहा है कि ये 180 मिनट में अगर 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कितना स्पीड चाहिए। तो ये आपका हो गया 500 मार्क्स का खेल। यहाँ पे एक बार कट ऑफ लगेगा कि इतना कट ऑफ अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया 15 टाइम स्टूडेंट को बुलाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। अगर 100 हमारे पास वैकेंसी है, यूपीएससी का 100 वैकेंसी है, तो आपको 1500 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा इन दिस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम, जब मेंस एग्जाम में गया तो उसके बाद जाके क्या होगा, वहां पे आता है 600 मार्क्स। जब मेंस एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ पे आता है हमारा 600 मार्क्स। दोनों 300 मार्क्स का 3 आवर्स, 300 मार्क्स का 3 आवर्स का एग्जाम होगा। एंड आपको जनरली जो होता है आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण आपका 300 मार्क्स रहेगा। 300 मार्क्स आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और उसमें जो जैसे पेपर आपने इसमें देते हो ना कॉलेज एग्जाम में, कि ए वाला पार्ट आपको करना है, कुछ पार्ट रहता है मैंडेटरी, जैसे कुछ पार्ट रहता है इसका, जैसे ये क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है, बाकी क्वेश्चन में आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है, उसका पार्ट सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन 3, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, उसका पार्ट सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें आपने 3 करना चाहते हैं 3 करिए, 4 नंबर क्वेश्चन करना है 4 नंबर करिए, बट उसके अंदर जो पार्ट्स है वो आपको करना ही पड़ेगा जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया। तो ऐसे करके 300 मार्क्स का 3 आवर्स, 300 मार्क्स का 3 आवर्स में टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा। अब आता है फाइनली इंटरव्यू। जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। एंड 200 मार्क्स का जो जनरली इंटरव्यू का ड्यूरेशन आता है हाफ एन आवर मान के चलिए, जितना भी आपका रहता है हाफ एन आवर, ये आधा घंटे से ज़्यादा कभी होता नहीं, 20 मिनट से हाफ एन आवर का रहता है। अब आएगा कि भाई जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसमें क्या रहता है सिलेबस। तो अगर आप देखेंगे कि सिलेबस फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स रहता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर रहता है, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, दैट इज बेसिकली अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, टर्बो मशीनरी में सारे आता है। आपका फ्लूइड मशीन भी आता है, आपका मशीन भी आता है। एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग रहेगा, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज नॉट इन द गेट एग्जाम, ये गेट एग्जाम में नहीं होता है। ये रिन्यूएबल वाला पार्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। पेपर 1 में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। पेपर 2 का सिलेबस बड़ा है। एक तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, फिर आपका मैकेनिज्म एंड मशीन, दैट इज बेसिकली हमने डोम जानते हो, जैसे जो डोम बोलता है डायनामिक्स ऑफ मशीन, एंड टोम थ्योरी ऑफ मशीन जो आपका वो वाला पार्ट रहता है। एंड इसके साथ साथ आपका जो बाकी पार्ट रहता है, ये कहाँ गया, बाकी जो पार्ट रहता है वो भी मैं बता देता हूँ कि इसके बाद जो रहेगा आपका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में और भी बहुत सारे सिलेबस है। जैसे आपका रहेगा प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन बहुत बड़ा सिलेबस है। उसके साथ रहता है प्रोडक्शन, जैसे बहुत बड़ा सिलेबस है बट प्रीलिम्स में उतना उसका वेटेज नहीं है, मेंस में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। अब रहता है हमारा रोबोटिक्स, अब रहेगा ऑटोमेशन, फिर रहेगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फिर आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर आ जाता है हमारा मेकाट्रॉनिक्स। तो ये मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ये सब हमारा गेट में है नहीं, तो ये आपको यहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा फॉर दिस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। ये प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए आपका सेम रहेगा सिलेबस। मैकेनिकल का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। प्रीलिम्स का जो सिलेबस रहता है प्रीलिम्स का, तो उसके जो 200 मार्क्स का रहता है, स्टेज 3 तो इसका प्रीलिम्स का जो रहता है सबका सेम रहता है। सबका मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जितना भी है सबके लिए प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, उसमें सबके लिए सेम टू सेम रहेगा। और जनरल स्टडीज बोलता है बट वो जनरल इतना अच्छा आसान होता नहीं है, आपको सफिशिएंट उसमें पढ़ना पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा तभी जाके होगा। सफिशिएंट पढ़ना भी पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम भी देना पड़ेगा तभी जगह होगा, इसलिए सफिशिएंट टाइम आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे करेंगे तब जाके हो पाता है। तो बस ध्यान रखिए कि जब भी हम सोच विचार करते हैं कि कौन सा एग्जाम दे, कैसे दे, तो इसलिए आपको इस तरह से पहले सोच विचार करना है, ठीक है। तो अभी हमें डिस्कस करना है कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आईएएस जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें कैसे हम टॉप करें और कैसे क्वालिफाई करें। देखो, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये होता है कि आपको पास नहीं करना है। यहाँ पे पास हो गए फेल हो गया मतलब नहीं, बाकियों से आपको अच्छा करना है। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो जुनून होना चाहिए कि भाई मैं कर लूँगा,
अगर आप अंदर से ये नहीं सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बाकी जितना भी लोग मेहनत कर रहा है उससे आपको ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा खेल नहीं कि कोई बचपन से कहीं से सीख के आए थे तो उसके लिए हो जा रहा है। ठीक है, वो पूर्व जन्म का जो कोई ये था, अच्छा पुण्य किया था उसके लिए हो रहा है, सब कुछ नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, आप जितना बार टेस्ट देंगे उतना आपका मिस्टेक कम होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि आपको जो सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो होता है 3P फॉर्मूला, दैट इज पैशनेट, पेशेंट एंड परफेक्शनिस्ट। सबसे पहले आपको ये दिल में लाना पड़ेगा कि मैं पैशनेट हूं फॉर दिस एग्जाम। तो ये से IAS बनूंगा, UPSC जाऊंगा, UPSC फोड़ूंगा, UPSC पार करूंगा। तो ये जो चीज़ है ये कोई भी आप कोई भी दुनिया का और आदमी आपके अंदर में घुसा नहीं सकता है। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि एंड इसके पहले इसके बाद, बिफोर UPSC क्रैक एंड आफ्टर UPSC क्रैक, जो लाइफ का चेंजेस होता है इसको आपको समझना है। और अगर आप बिफोर एंड आफ्टर समझ जाए तो आपका क्या होता है कि जो पैशन है वो पैशन लाना जरूरी है। तो मेनली जो पैशनेट होता है कि आपका जो एंथुसिज्म होना चाहिए, जील होना चाहिए, जो गोल सेट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे लोगों के साथ रहते हो। ये ऐसा नहीं होता है कि आपका एंथुसिज्म ऐसे ही आ जाएगा अगर सारे लोग ढीला ढाला हो रहता है कि कोई किसी का गोल ही नहीं है जिंदगी में, कोई किसी का मतलब कुछ अचीव करने का जील नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो तो एंथुसिज्म खुद से नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होगा कि आपको एंथुसियास्टिक खुद से होना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आपको एंथुसिज्म तभी आएगा जब आप एंथुसियास्टिक लोगों से मिलोगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, परसिवरेंस एंड टॉयल डे इन एंड डे आउट। तो ये बात ध्यान रखें कि ये सब जो कहानी है, UPSC निकालना, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, सिविल सर्विस हो, चाहे कोई भी UPSC का एग्जाम हो, जो बंदा डेडिकेटेड नहीं है उससे नहीं हो पाता है। तो आप पहले सोच ले, ये प्रिपरेशन करने से पहले, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, क्या आप डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, छोड़ूंगा नहीं, परसिस्टेंस, परसिवरेंस के साथ, क्या आप लगातार पढ़ाई कर सकता है? अगर कर सकता है आपको कोई नहीं रोक पाएगा, अगर नहीं कर सकता है आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। UPSC का जो ये सब जो एग्जाम है, सिविल सर्विस हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, इस एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट एग्जाम है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेहनत करके ही वो क्रैक करना पड़ेगा। आपका जो डे इन एंड डे आउट, मतलब पूरा जिंदगी का जो है पूरा ये लगा देना पड़ेगा। मतलब ये बोलता है, क्या बोलता है कि जो जिंदगी का जो पूरा जान लगा देना पड़ेगा, ऊर्जा लगा देना पड़ेगा, तब जाके होता है। अब ऐसे मैं बोल दूंगा कि नहीं ऐसे हो जाता है, फिर आपने लग गया, लगने के बाद 2 साल बाद देखकर पता चला कि मंडन ने बोला था, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूं। जो सही है, जो आपका जरूरत है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वास्ट सिलेबस। अब ये जो चीज है कि सबसे पहले जब सिलेबस इतना बड़ा है तो आप कैसे एक साथ कर लेंगे पूरा सिलेबस? क्या आपने एक दिन में पढ़ लेंगे? हर बच्चे का दिल कर्म होता है कि मैं इसी वक्त पूरा मैकेनिकल का सिलेबस पूरा दिमाग में घुसा दूंगा। भाई ऐसे नहीं होता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जितना बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार आप उसको टेस्ट देंगे, जितना बार उसको आप लिखेंगे, जितना बार उसको रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका परफेक्शन आएगा, उतना ही आपका स्पीड अप होगा, उतना ही आपका एरर रिडक्शन होगा। एंड एरर रिडक्शन होते ही आप परफेक्ट बनेंगे। तो इसलिए आपको लास्ट जो ऑप्शन है परफेक्शनिस्ट, तो ये आपका होना चाहिए। 4 साल का सिलेबस होता है, जनरली बच्चे 7-8 महीने में खत्म करने का कोशिश करता है। इसलिए मैंने बोला पहले गेट खत्म कर लो, उसके बाद IAS के बारे में सोचना। जो एक बहुत बड़ा टेक्निक होता है, दैट इज नोन एज एवरीडे इंप्रूवमेंट टेक्निक। व्हाट इज दिस एवरीडे? आपको कैसे पता कि मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैं पीछे जा रहा हूं? एकदम सिंपल हिसाब है। मैं जो नॉलेज आ रहा है वो नॉलेज में मैं आगे बढ़ रहा हूं कि पीछे जा रहा हूं? तो देखो, हर दिन आप कुछ ना कुछ चीज भूलते हो। ये कभी नहीं हो सकता कि आपने सब कुछ याद रख देंगे। क्लास 10 में जो पढ़े थे, अगर हमने हिस्ट्री जियोग्राफी का बुक लेके बैठ जाए, आप सारे बात थोड़ी बता पाएंगे। तब तो आपने 90%, 99% मार्क्स लेके आए थे।
तो आप अगर चाहे 99% भी मार्क्स लेके आते हैं, अगर हमने अभी क्वेश्चन करना शुरू करें, अब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप जितना दिन गए धीरे धीरे भूलते गए। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, जितना दिन जाएगा आप धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो आज का जो दिन है, इसमें जितना मैंने भूला हूँ स्टडी, उससे ज़्यादा अगर मैंने पढ़ाई किया हूँ तो मतलब मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। आज का जो दिन है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप ज़्यादा आज इम्प्रूवमेंट किया कि आपने ज़्यादा आज भूले हो। अगर आपका भूलने वाला टाइम, भूलने वाला जो है आज का एवरीडे चेक करना है, आज से ज़्यादा हो गया, भूलने वाला ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए एवरीडे इम्प्रूवमेंट इज द मेन टेक्निक। और सिलेबस बड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं अगर कल से आज ज़्यादा जानता हूँ, आज से डे आफ्टर टुमारो ज़्यादा जानता हूँ, तो आप जैसे ही दिन आगे बढ़ता जाएगा उतना आपका मार्क्स बढ़ता जाएगा, उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, उतना आपका कंसिस्टेंसी बढ़ता जाएगा, उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, उतना आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक बढ़ता जाएगा। बस एक दिन आप थ्रेशोल्ड पार कर जाएंगे। और जिस दिन थ्रेशोल्ड पार करेंगे, सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप 8-10 एग्जाम ऐसे ही पार कर जाओगे। और ये पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरीडे इंप्रूवमेंट। अब बच्चे तक क्या समझता है कि नहीं, मुझे पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है। हर बच्चे का जो दिल का अरमान होता है, मुझे सिलेबस खत्म कर लेना है। सिलेबस एक दिन में ना खत्म होगा और ना टेंशन लेके कोई फायदा होगा कि सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। आपका जो नॉलेज जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे फिर खत्म होता जाएगा। अब खत्म हो गया तो क्या सारे हो गया? एक बार तो इंजीनियरिंग में खत्म करके आए थे, ज़्यादा बच्चे जब 4th तक पास किया है, इंजीनियरिंग खत्म करके आता है, पूरा इंजीनियरिंग पास करने के बाद कुछ दिमाग में नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है? वो भूलता जाता है ना। उसमें वो टेक्निक यूज नहीं किया गया कि भाई तुम एवरीडे ज़्यादा ही करो। जो करंट सिचुएशन है, जॉब लेस है, कैंडिडेट मोर, और ये स्थिति हमारा देश में है, ऐसे बहुत सारा और कंट्रीज में भी है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो करंट सिचुएशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। यू हैव टू कॉम्पीट विद देम। मुझे लग रहा था ऐसे सिर्फ इंडिया में ही होता है। मैंने अभी यूके गया था, वहाँ भी जाके देखा कि ऐसा बात नहीं है, सिर्फ इंडिया का नहीं होता है। वहाँ पे तो ये जो पहले ही एग्ज़ाम होता है, पहले ही मतलब जो क्लास 8-9 में जाके वहीं पे बंदा का तेल निकल जाता है। तो इसलिए आपका ध्यान रखिए कि हमारा जो कंपटीशन हो रहा है ये जाके बाद में होता है। तो हर जगह में कंपटीशन का फॉर्म अलग है, चाहे चाइना हो वहाँ का अलग फॉर्म है, ब्रिटेन हो वहाँ पर अलग फॉर्म है, बट इंडिया में जो होता है हमें जो कॉम्पीट करना पड़ता है लास्ट मोमेंट में आके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग पेशेंट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट वंस गेट कॉन्कर लाइफ विल बी वेरी ईजी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऐसा है कि पेशेंट के साथ पढ़ूंगा, ये करना बहुत मुश्किल है। पेशेंट के साथ पढ़ते रहेंगे, सारा दुनिया का लोग मस्ती करते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, ये मुश्किल है, बट मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने कर लिया तो फिर वो एक अलग ही लेवल आता है। अब आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? परफेक्शनिस्ट। अब परफेक्शन सिर्फ पढ़ाई में कैसे आएगा? सिर्फ पढ़ाई में क्या होता है ना, आपका जो गेट एंड आईएएस है, इस दोनों एग्जाम में जो डिफरेंस मैं बताऊं कि गेट में आपको टेक्निकल एग्जाम होता है एंड उसमें जो आपको सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है एंड वो सिलेबस के अंदर क्वेश्चन आएगा और लिमिटेड सिलेबस है, छोटा कम है आईएएस से। एंड इवन इफ आपका जो सब्जेक्ट प्रायोरिटी है वो भी एक मैच करता है, मतलब जैसे प्रोडक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स का 15 मार्क्स आएगा, ऐसे टाइप का गेट में फिक्स्ड है। आईएएस में ऐसा कुछ नहीं। इस साल इच्छा हुआ कि प्रोडक्शन का क्वेश्चन भर दिया, इस साल इच्छा हुआ प्रोडक्शन को 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, अगले साल इच्छा हुआ पावर प्लांट का क्वेश्चन भर दिया, अगले साल इच्छा हुआ पावर प्लांट का 0 कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है कि कोई एक सब्जेक्ट को इस साल अगर हीरो कर दिया, अगले साल 0 भी कर देंगे। अब आपको अगर आईएएस का प्रिपरेशन करना है, आप कोई भी सजेशन नहीं ले सकते कि ये सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओ। कोई भी लोब साइडेड प्रिपरेशन अगर एक तरफ आपने गया तो आईएएस में कुछ नहीं कर पाएंगे। गेट में जैसे अगर आपने प्रायोरिटी सब्जेक्ट नहीं किया, जो सब्जेक्ट प्रायोरिटी है उसको फोकस ना करके आपने लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट में फोकस कर लिया, तो आप गेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। गेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको इसमें सब्जेक्ट में प्रायोरिटी वाइज चलना है, और आईएएस में ऐसा कोई नहीं होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट को सेम प्रायोरिटी देना होता है। अगर आपने ऐसे नहीं दिया तो कौन सा सब्जेक्ट को कब ये लोग हीरो बना देंगे, कौन सा सब्जेक्ट को कब 0 बना देंगे, कोई भरोसा नहीं है।
कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन उठा के दे देंगे, कौन सा टॉपिक को कम कर देंगे। ऐसा कोई भी यूपीएससी का नहीं होता है कि अगले पिछले साल जो फॉलो किया गया था इस साल वही फॉलो किया जाएगा। उसमें कोई भी मतलब वो नहीं रहता है, मैच नहीं करता है, कोई भी मैच नहीं करता है। मैंने एनटीपीसी में गया था, एनटीपीसी में 2003 का बैच था मैं। तो 2003 में जब मैं आया तो देखा कि ज़्यादातर जो हमारा स्टूडेंट है दे आर ईएस फील्ड। मेरा जो आईएएस देने का इच्छा हुआ वहीं पे। तो आईएएस में फेल क्यों हुआ? तो जब सबसे मैंने बात करता था, सबका जो एक बात में जाके आ जाता था कि पिछले साल ये पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया था, इस बार देखो दिया ही नहीं। फिर अगले साल देने जा रहा है, नहीं उसके पिछले साल जो है पेपर इसमें सोम का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया था, स्ट्रिंग ऑफ मेटल्स का, इस बार दिया ही नहीं। मैंने उसी से समझ गया था कि ये फेल्योर होने का कारण होता है कि ये बच्चे हमेशा 1 साल 2 साल 3 साल का पीवाईक्यू देख के जा रहा है कि अगर इससे पिछले साल आया था इस टाइप का अगले साल आएगा। ये बिल्कुल नहीं होता है, यूपीएससी में बिल्कुल नहीं होता है, गेट में 100% होता है। अब गेट का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी टोटल अलग है, आईएएस का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टोटली अलग है कि भाई आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और सब्जेक्ट तो सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट को सेम प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आप सोच सकते हो पावर प्लांट को पूरा हीरो बनाता है, कभी सोम को कभी हीरो बनाता है, सोम को कभी जीरो बना देता है। मतलब ऐसा होता है कि कौन सा, वो भी नहीं, सोम का एक चैप्टर है टॉर्सन, एक बार टॉर्सन चैप्टर से 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन सिर्फ टॉर्सन चैप्टर का है, एक चैप्टर का, सोम का भी एक चैप्टर का। अब ये जो चीज़ है कि ऐसे उल्टा सीधा मतलब पेपर का ओरिएंटेशन होता है कि आप अगर सजेशन लिए, आप अगर सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किए, आप अगर टॉपिक को प्रायोरिटाइज किए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब उसके बाद आप फेलियर बहुत अच्छा से होता है। और गेट में अगर आपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी नहीं किए तो आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो सेट पैटर्न का एग्जाम होता है। तो इसलिए परफेक्शन बनना बेहद जरूरी है। जैसे लोगों को कहना होता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं कहता हूँ नहीं, करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने प्रायोरिटी नहीं दिया, सब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, होगा ही नहीं सिलेक्शन। आपको उसमें प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उसमें प्रायोरिटी नहीं दिया जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप फालतू की टाइम खराब कर दोगे, फालतू की आपने रिसोर्स वेस्ट कर दोगे, लेकिन आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, अच्छा पर रैंक नहीं आएगा। आईएएस है, उसमें आपने बोला करेक्ट प्रैक्टिस, इसलिए मैंने बोला करेक्ट प्रैक्टिस, उसमें अगर आपने प्रायोरिटी कर दिया, इस सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, इसको कम दूंगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दैट इज द करेक्ट प्रैक्टिस। हुई चीज करेक्ट प्रैक्टिस, सर पहले एग्जाम का टेम्परामेंट समझो, टेम्परामेंट के हिसाब से फिर चलो, और टेम्परामेंट के हिसाब से चलेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा बात हो रहा है यूनिट। आज तक पूरा देश में बच्चे का एक ही प्रॉब्लम है, ना तो यूनिट के बारे में सोचते हैं, ना तो यूनिट लिखते हैं। अगर यूपीएससी का मेंस एग्जाम में आपने यूनिट नहीं लिखा तो पूरा काट के वो गोल जीरो कर देगा रेड कलर से, क्योंकि आपको भी बचपन में पढ़ाया गया था यूनिट अगर आपने नहीं लिखा दैट इज मीनिंगलेस। कोई भी चीज का अगर आपने यूनिट नहीं लिखा दैट इज मीनिंगलेस, इसलिए मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए आपको परफेक्शन लाना पड़ेगा यूनिट में। बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, अगर आप यूनिट देखोगे तो यूनिट से ही आपको आधा क्वेश्चन का दो ऑप्शन कट जाता है। दूसरा होता है कोई फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला का आप देखोगे कि उसका यूनिट से ही हमारा जो फॉर्मूला है उसी में पता चल जाता है कि यूनिट से ही ये फॉर्मूला का फॉर्मूला याद रखा जा सकता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ अगर यूनिट आपने ध्यान नहीं दिया, बचपन से आज तक आपका ध्यान देने का आदत नहीं है, तो अभी आदत डालो। अगर ये आदत आप नहीं डालोगे तो आपका तो कोई भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। ये नहीं सिर्फ आईएएस का बात कर रहा हूँ, कोई भी। दूसरा बात हो रहा है फॉर्मूला बुक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे गेट एग्जाम देने जाते हैं उसमें टोटल मैकेनिकल का जो फॉर्मूला होता है वो 700, और जब इंजीनियर सर्विस देने जाता है 2500। अब 2500 फॉर्मूला के लिए हमें एक अलग से अपना फॉर्मूला बुक बनाना है। ऐसा नहीं होता मार्केट से खरीद के लाओ, आपका सारा सिंबल अलग है, कभी किसी ने आपका
स्ट्रेस का सिंबल एस लिखा है, किसी ने स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा लिखा है, और आपने किताब में जो आपने नोट पढ़ते हो अलग और आपका बुक पढ़ते हो अलग, ऐसे नहीं होगा। आपको खुद से ये फॉर्मूला बुक बनाना होगा, एक रजिस्टर लेना पड़ता है एंड उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है उसमें फॉर्मूला लिखते रहना है। जब आप पढ़ाई करते हो तभी इसको लिख लो, ये आपका शॉर्ट नोट की तरह काम कर जाएगा। इसका नाम देता है फॉर्मूला बुक। तो यूपीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 700 फॉर्मूला आता है तो उस फॉर्मूला को तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब उस फॉर्मूला को यूज़ कर करके बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए हमारा फॉर्मूला रट जाता है। बट यूपीएससी में सारे फॉर्मूला बार बार यूज़ नहीं होता है, बहुत सारे फॉर्मूला ही डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, और रटना जब पड़ता है तो उसके कारण फॉर्मूला बुक इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। गेट में उतना एसेंशियल नहीं है बट इसमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट्स। तो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट में लिखना आना चाहिए यूपीएससी के लिए। गेट में शॉर्ट में लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गेट में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है। इसमें शॉर्ट नोट गेट में बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, बट अगर यूपीएससी देना है उसमें शॉर्ट नोट बनाने का आदत होना चाहिए, जिस्ट लिखना आना चाहिए। शॉर्ट नोट मतलब आपका जिस्ट, ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट नोट मतलब आपका चीज़ों को शॉर्ट करके लिख दिया, चीज़ों को जो है जिस्ट लिखना निकालना आना चाहिए। तो आप बहुत सारे से जिस्ट निकालना जिसको आता है उसको शॉर्ट नोट बनाएं एंड वो शॉर्ट नोट आप बार बार पढ़ते रहें। अब जाके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है दैट इज फेंसमैन टेक्निक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यूपीएससी देना है, अगर आपके करना है, तो सीधा बात होता है रीड, रिसाइट एंड रिवाइज। अब एक चीज मैंने कहा था कि एक बच्चे अगर पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है, दूसरा बार खुद से पढ़ोगे इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आप बंदा दुखी हो जाता है। जब सेकेंड टाइम आप पढ़ने जाओगे उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो फिर क्या करे, आपको पढ़ाओ। आप पढ़ाओ कहाँ से बच्चे मिलेगा आपको, पहले तो पढ़ो, फिर आपका क्या करना है, पढ़ाओ। पढ़ाने जब जाओगे तब जाके क्या होता है कि मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी बंदा कॉम्पिटिटिव का तैयारी करता है, गेट हो चाहे आईएएस हो, आपका जैसे सेकेंड टाइम प्रिपरेशन है, फर्स्ट टाइम में फिर भी चल जाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट रहता है पढ़ने का। सेकेंड टाइम जब प्रिपरेशन करता है, रिवीजन जब करता है, उसमें बोरिंग फील करोगे। तो बेटर क्या होता है कि जब भी आपने पढ़े हो उसके बाद किसी को पढ़ाओ। अब किसी को आपको मिलेगा नहीं, आपको हमेशा स्टूडेंट नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, एक आपका दीवार में बोर्ड लगाना है, ठीक है। बोर्ड मतलब इतना डिजिटल बोर्ड लगाने का जरूरत नहीं है, एक आपने कोई भी व्हाइट कलर का जो बोर्ड आता है मार्केट में वो ले लो एंड मार्कर ले लो, फिर उसमें लिखते रहो मिटाते रहो, लिखते रहो मिटाते रहो। आप लिखते रहो मतलब ऐसे लिखने का नहीं, लिख लिख के किसी को पढ़ाते रहो। जैसे सोचो कि आप कैमरा लगा दो, नहीं तो आप कोई नहीं पढ़ा तो कैमरा लगा दो, यूट्यूब में कर दो पब्लिश, चलो बात, कोई बात खत्म। अब यूट्यूबर बनने के लिए लग मत जाना कि हमने कुछ भी पब्लिश करता है ठीक है। आपका अगर टाइम खराब ना हो तो इसके लिए आप क्या कर सकता है कि भाई मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने क्या पढ़ता हूँ मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ, तो खुद पढ़ो और पढ़ा के कैमरा में रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कर करके उसको पढ़ना नहीं दोबारा, बट आपको क्या होगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ पे गलती है। फिर जैसे ही जहाँ जहाँ आपको डाउट में फंसेगा उसको दोबारा पढ़ो। तो रीड, रिसाइट एंड रिवाइज, पढ़ो, पढ़ाओ, फिर से पढ़ो। ये जो टेक्निक है ये जितना लेके आ जाएंगे तभी आपका परफेक्शन आएगा। एंड उसके बाद आता है टेस्ट। बच्चे टेस्ट देता है, मार्क्स चेक करता है कि मुझे कितना मार्क्स मिला। टेस्ट देके कभी मार्क्स नहीं चेक करना, क्योंकि वो टेस्ट का मार्क्स आपको कहीं ऐड नहीं होगा। हमारा आदत क्या होता है, कोई भी टेस्ट दिया उसका मार्क्स हम चेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कॉलेज में दिया था, स्कूल में दिया था, कोई भी एग्जाम दिया था, उसका कुछ भी फ्रैक्शन तो ऐड हो रहा था, सेशनल हुआ था, कुछ भी हुआ था, कुछ तो फ्रैक्शन ऐड हो रहा था हमारा फाइनल मार्कशीट में। ये टेस्ट का कोई ऐड नहीं होगा कोई मार्कशीट में, तो फिर देते क्यों है, कौन सा गलती है, कौन सा फॉर्मूला हम भूले हैं। तो जैसे आपने टेस्ट दिया कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, 100 क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चन ठीक हो गया, 70 जो ठीक हो गया उसको कभी नहीं देखना है, दोबारा देखना ही नहीं है, दोबारा बोलना भी नहीं है। जो 30 गलती हुआ, एक एक क्वेश्चन को पकड़ो, गलती क्यों हुआ, ये गलती जिंदगी में दोबारा ना हो उसके लिए क्या करना, उसके लिए एक बुक बना लिया जाए कि मेरा मिस्टेक कहाँ होता है एंड उसको करेक्शन क्या है। जो जो चीज़ में मिस्टेक होता है, यूनिट में मिस्टेक हुआ, फॉर्मूला भूल गया, जो चीज़ में मिस्टेक हुआ उसके लिए मिस्टेक बुक बनाओ। और मिस्टेक वाला जो है आप टेस्ट से ही वो पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में आएगा नहीं। आप कभी खुद से नहीं पता कर सकते मेरा क्या गलती है, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और जैसे ही टेस्ट देते जाएंगे तो ये बनता जाएगा।
तो डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दैट इज द मेन थिंग। ज़्यादातर बच्चे क्या करता है, कॉन्सेप्ट में लगा रहता है कि कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, एकदम पढ़ लूंगा, एकदम फॉर्मूला डिराइव कर लूंगा, ठीक है। ये सब कॉम्पिटिटिव में नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहिए कि उसी वक्त बैठ के कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जो चीज़ आपने कभी किया नहीं हो क्या एग्जाम सेंटर में करोगे। तो ज़्यादातर क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट का जो दिल कारवा होता है, मैं बड़ा बड़ा डेरिवेशन करूंगा, और डेरिवेशन ही आपको फेल करा देगा। वो कब चाहिए, मेंस एग्जाम में चाहिए, तब करेंगे। बट पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व। मैंने आपको जो क्वेश्चन देता हूं, मेरे पास टेस्ट भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन होता है, मेरे पास टेस्ट भी होता है। मतलब आप जो देखना चाहते हैं, आपको जितना क्वेश्चन पढ़ना है, जितना क्वेश्चन का जरूरत है, उससे ज्यादा क्वेश्चन मेरा इस टेस्ट में है। यहाँ पे हर टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, एंड ये आपका अनअकैडमी का मेरा क्लास का डिटेल्स है। यहाँ पे क्लास रहता है, इसके बाद यहाँ पे उस क्लास में क्या डिसाइड पढ़ाया गया वो लिखा रहता है। ऐसे करके सारा लेक्चर यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद आपको ये टेस्ट बनाया गया कि आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आप क्या होता है, बार बार टेस्ट देके अपना जो स्पीड अप है, अपना जो गलतियां हैं उसको खत्म करे, एंड इसको बार बार रिवीजन करे, तब डेवलप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सर ये मिलेगा कैसे, देखो जो चीज़ है सब कुछ तो फ्री में है नहीं ना। इसके कारण आपका क्या होता है कि अनअकैडमी में अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सब्सक्रिप्शन कैसे मिले, तो ये आपका एक सब्सक्रिप्शन कोड है। ये कोड आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा मेरा क्लास का सब्सक्रिप्शन। तो जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पूरा के पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट है, मैंने पेपर 1 का बात नहीं करूँ, पेपर 2, 15 गेट हो, IAS हो, और बाकी जो 50 डिफरेंट एग्जाम हैं, वो सारे एग्जाम के लिए दिस इज द QR कोड, एंड ये QR कोड से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको जम के जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन, वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए, लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं। और उसके लिए मैंने जो है लास्ट 2007 से शुरू किया था, एंड अभी तक मैंने उसको हर साल अपडेट करता जाता हूँ, सो दैट मेरे पास जो क्वेश्चन है मैकेनिकल का, जो क्वेश्चन है मैकेनिकल का, गेट का, IAS का, ISRO, DRDO, जितना भी एग्जाम होता है, HPCL, BPCL, सब एग्जाम का जो क्वेश्चन है मेरे पास रहता है, चाहे इंटरव्यू हो चाहे आपका क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन का हम ऑर्गेनाइज करके बच्चे को देते हैं, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस एंड दे कैन डेवलप दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आप जाके ध्यान रखिए कि आज के ज़माने में ना, जब तक आपने कुछ चीज़ देखते नहीं हो, आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है वो भूल जाएंगे। भूलना जैसे पहले पर ये चीज़ था, पहले जो पढ़ने का तरीका था उसमें क्या होता था कि हमने बहुत सारी चीज़ इमेजिन करके चले जाते थे, बट अभी सब कुछ दिखाना पॉसिबल है। तो इसके चक्कर में हमने क्या करता है, सारी चीज़ का वीडियो बना कर रखा है, सारी चीज़ का PPT बना कर रखा है, सो दैट बच्चे को देखिए। तो क्वेश्चन सेट जो मैंने बात कर रहा था, रिवीजन करने के लिए 2 तरीका होता है, तो क्विक रिवीजन स्ट्रेटेजी, एक डिटेल रिवीजन स्ट्रेटेजी। क्विक रिवीजन का मतलब होता है कि जैसे आपने पूरा एक क्लास किया, जैसे एक सब्जेक्ट है, मैंने मान लो का थर्मोडायनामिक्स, आपने एक नोट बनाया, आप वो नोट को आप क्विक रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ हेडिंग पढ़िए। ऐसा कब ना, जो आपका फालतू टाइम है, जो टाइम में आपका लगता है मैं मोबाइल में खराब करूंगा, जो टाइम आपको लगता है मैंने बैठा हुआ हूं, तो आपने एक बुक उठाइए और उसके बाद उसका हेडिंग पढ़ती है। उससे क्या होगा, दिस इज नॉट क्विक रिवीजन। फॉर्मूला हेडिंग पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, हेडिंग पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया। इससे क्या होगा, ब्रेन में एक आपका पूरा के पूरा लाइन अप सेटअप हो जाएगा कि किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या होता है। और अगर आपने इसको कभी क्विक रिवीजन नहीं किया, 3 महीना बाद खोलोगे, पूरा भूल जाओगे, आपको लगेगा कि मैंने लिखा था क्या, आपका खुद का हैंडराइटिंग खुद नहीं पढ़ पाओगे। इसके बाद होता है डिटेल रिवीजन। डिटेल रिवीजन मतलब डिटेल, उसमें एकदम एक एक लाइन जो आपने पहले लिखे थे उसको रिवीजन करें। तो रिवीजन एंड ये जो क्वेश्चन सेट मैंने बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सेट जो मेरे पास है वो आप फॉलो करें। तो मैकेनिकल वाले के लिए तो ये एक दुनिया में ऐसे बाकी सब ब्रांच का नहीं है। बाकी ब्रांच का जो है आपको कहीं से PYQ से उठाना पड़ेगा, कभी बुक खरीदना पड़ेगा, कभी प्रैक्टिस बुक खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे दुनिया भर का रिसोर्स है। मेरे पास एकदम कॉन्क्रीट क्रिस्टल रिसोर्स है, आपको क्वेश्चन सेट डायरेक्टली सीक्वेंस में मिल जाएगा। आपको उसको ही प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार टेस्ट देना है। ठीक है, मैकेनिकल में ऐसा दिक्कत नहीं है। जो मैंने बोला कि आपको अगर कोई भी जरूरत है, ये मेरा अनअकैडमी का कोड है, यू कैन फॉलो मी। चाहे आपका सब्सक्रिप्शन हो ना हो, आपका फॉलो कर सकता है। खुश रहो, मेरा कोड है 10 का हटा दो। टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप देखते हैं कि सर
जो कुछ भी हम बात कर रहे थे उसमें कैसे करें प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे करें। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि आपको जिंदगी में खुश रहना है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कभी टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ देखो कि क्या करने से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा, आपको सिर्फ देखना है क्या करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, वो जुगाड़ आपको लगाते रहना है। ठीक है। अब एक मेरा स्टूडेंट था नभीश कुमार, ये नभीश कुमार मेरा एक गेट का एस्पिरेंट था, तो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो नभीश कुमार से मुलाकात हुआ। उसने मेरे से एक दिन बहुत दुखी होकर बोल रहा था कि मैं सिविल सर्विस का प्रीलिम निकाल लिया। दुखी क्यों हो रहा भाई, सिविल सर्विस का प्रीलिम्स निकाला बहुत अच्छी बात है। बोला नहीं सर, कारण वो नहीं है, आप मेंस देना पड़ेगा ना। नभीश कुमार इंजीनियरिंग के लिए गेट का एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आया था, गेट IESE का 6 महीना के लिए आया। 6 महीने के अंदर अंदर इतना सब्जेक्ट पढ़ दिया गेट का IAS का, सारा मिला के वो पगला गया। फिर जाके देखा मेरे से अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूं, तो कोचिंग जैसे ख़त्म हुआ, वो जाके अपना भाई रहते थे, अपना उसका बड़े भैया वो रहते थे राजेंद्र नगर में, वहाँ पे जाके चला गया सिविल सर्विस का वहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए। बट वो खुद नहीं, उसका भाई प्रिपरेशन कर रहा था। नभीश कुमार उसका PG में जाके रहने लगे कि एक ही रूम में हम रह जाएंगे, सो दैट हमारा 2 जगह में किराया देने का जरूरत ना पड़े। बट बैठ बैठ के क्या करे, अब सब लोग पढ़ रहे हैं, पूरा PG में सब लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या करे, वो भी पढ़ने लगा। उसको सारा जो PG का बच्चे है, बाकी जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन रहा, वो उसको पढ़ाता रहा, बोलता रहा ये है ये है, तो बंदा का इंटरेस्ट है और वो पढ़ता रहा। अब आया सिविल सर्विस का एग्जाम में जाके नभीश कुमार को पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया हूं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो क्वेश्चन वो देखा उसका आंसर देता गया, जो क्वेश्चन देखा उसका आंसर देता गया। नभीश कुमार का सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स। उस PG में बाकी किसी का प्रीलिम नहीं निकला था। जिन लोगों से वो पढ़ा था किसी का नहीं निकला था। क्यों? ये नहीं कि उन लोगों का नॉलेज नहीं था, नॉलेज नभीश कुमार से ज़्यादा ही था, लेकिन वो जो टेंशन ले रहा था एग्जाम सेंटर में, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, प्रीलिम अगर नहीं हुआ तो हमारा एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, एक अटेम्प्ट खराब हो जाता क्या हो जाएगा, ये जो सोच है वही एग्जाम सेंटर में आधा ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। उसके चक्कर में 5-6 क्वेश्चन मिस्टेक करना है, ज़्यादा नहीं। कॉम्पिटिटिव में फेलियर होने के लिए आपको ज़्यादा नहीं करना होता है, 5-6 क्वेश्चन मिस्टेक कर दो सफिशिएंट है, आप आउट हो जाओगे। और अगर आप पूरा दिल दिमाग शांत करके एग्जाम दोगे तो आप वो 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जो सक्सेस रेट जो वेरी हाई होता है वर्किंग कैंडिडेट का, ये हमने देखा कि मेरा जितना भी स्टूडेंट है, जो लोगों ने वर्किंग है, जबकि वो काम कर रहा है कहीं पे, नौकरी कर रहा है कहीं पे, उसके बाद उसको टाइम ही कम मिल रहा है। किसी का कभी 4 घंटे मिल रहा है, कभी सैटरडे संडे को यूज़ करके, मतलब बहुत ही हेक्टिक रहता है इन लोगों का लाइफ। उसके बाद सिलेक्शन ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बंदा घर में बैठा हुआ है वो पूरा महल देखा नहीं, क्या कुत्ते की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है। जो एक बार उसमें वर्किंग कैंडिडेट है, जो एक बार प्राइवेट कंपनी में चला गया, उसके बाद ऐसा बेइज्जती होता है, ऐसे लगता है कि मैं मतलब इंसान हूँ कि क्या हूँ। तो इसके टाइप का जो उसका ट्रीटमेंट मिलता है, तब समझ में आ जाता है कि नहीं, ऐसे मेरा नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा सा इज्जत वाला एटलीस्ट नौकरी चाहिए, एटलीस्ट कोई मतलब लोग बेइज्जत ना करे, ऐसे टाइप का नौकरी चाहिए। तो जब ऐसे जरूरत पड़ता है तब जाके वो बंदा जो 4 घंटा देता है वो 4 घंटा इफेक्टिव देता है। दूसरा बात हो रहा है कि जो भी बंदा हमारे पास कैंडिडेट आता है जो वर्किंग है, उसको हम जो भी बोलता है एक करना है तो करता है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करके आता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई बॉस जैसे गाली देता रहता है, हम तो गाली नहीं देता है, बट उनको पता है कि एक्चुअल में जो मैं और उसमें जो है उसको मतलब जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाता है। बट दूसरा स्टूडेंट का क्या था, क्या फर्क पड़ता है, टीचर बोला नहीं क्या कर लोगे, टीचर का नहीं किया तो नहीं किया। तो ये जो चीज़ है, ये एटीट्यूड जब रहता है तो उसके कारण सिलेक्शन जो है ज़्यादातर हमारा वर्किंग कैंडिडेट का होता है। तो चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर एंड हमेशा ध्यान रखें कि मंडल इज ऑलवेज देयर। आपको कोई भी IAS हो, गेट हो, कोई भी कॉम्पिटिशन में देने का इच्छा हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है,
व्हाट्सएप नंबर में गूगल में सर्च कर सकता है, क्योंकि इसमें नंबर देना अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें यूट्यूब ही मना करता है कि नंबर नहीं दे सकते, तो इसलिए आपका नंबर नहीं दे रहे। बट आपको मैंने डायरेक्टली मैं जो है आप गूगल से सर्च करके मेरा नंबर ले सकता है और उसके बाद व्हाट्सएप कर सकता है, सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। और जो भी एग्जाम देना चाहता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एनर्जी ऊर्जा के साथ लगिए और पूरा एनर्जी ऊर्जा के साथ लगना है। और ऐसा नहीं कि आईएएस का प्रिपरेशन किया तो आईएएस ही बनना है, तो फिर आईएएस का प्रिपरेशन करने से आपका जो सिलेबस कवर होता है वो सिलेबस में सब कुछ आ जाता है, गेट आ जाता है, आईएएस का तो आ ही गया। इसके बाद ऐसे ना हमारे पास और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एग्जाम होता है, ऐसे 50 से ज़्यादा और एग्जाम होता है जो आप डायरेक्टली गेट का आईएएस का सिलेबस के बाहर है, कोई भी नहीं रहेगा। ये जितना भी आईएएस का सिलेबस का गेट का सिलेबस के बाहर तो होता है, बट आईएएस का सिलेबस के बाहर में एक कोई भी नहीं रहेगा। इतना सारे एग्जाम आप लिख सकता है अगर आपने ईएस का प्रिपरेशन किया तो। वंस आईएएस, अगर आप आईएएस बन गए तब भी आप आईएएस है, अगर नहीं बने तब तो कोई सरकारी नौकरी आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं होता है कि आप जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आईएएस प्रिपरेशन का जो फायदा होता है वो फायदा होता है कि आप बने तब भी आपका फायदा है, नहीं बने तब भी आपका फायदा है, क्योंकि आपको कुछ तो बन ही जाओगे। और टारगेट ही छोटा लेंगे तो छोटा वही फेल हो गया तो कुछ नहीं मिला ठीक है, टारगेट ही लिया आरआरबी, अब टारगेट लिया है तो उसके बाद उसमें फेल हो गया तो कुछ नहीं मिला। तो टारगेट लिया आईएएस, तो उसके बाद आईएएस नहीं भी बना तब भी हमारे पास 50 और एग्जाम है ना। चलो खुश रहो।